स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का हमारा जो सेकंड पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसकी हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट की हुई है। हमारी सेकंड यूनिट चल रही है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम कर रहे हैं एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज की। हमारे जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा और मौलिक अधिकार और ड्यूटीज या कर्तव्य, हम उसकी बात करें। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रियम्बल की बात की थी, हमारे संविधान की प्रस्तावना की बात की थी। तो आज हमारे इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की एंड ड्यूटीज की। तो स्टार्ट करते हैं कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का जो थर्ड अध्याय है, जो भारतीय संविधान का तीसरा अध्याय है, तो उसमें क्या है, भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। हमारे संविधान के जो थर्ड अध्याय है, तीसरा अध्याय है, उसमें व्यवस्था की गई है। ये मौलिक अधिकार एक तो यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर लिए गए हैं। दूसरा, ये मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी उससे प्रभावित होकर हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है भारतीय नागरिकों को, वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। तो जो लॉस्की थे, एक हमारे जो लॉस्की रहे ने, उन्होंने संविधान के बारे में एक बात की है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक मौलिक अधिकारों की बात की है। लॉस्की के अनुसार, लॉस्की ने कही थी, लॉस्की ने क्या कहा, लॉस्की ने कहा है कि राज्य इस बात से जाना जाता है कि उसमें अधिकारों की क्या व्यवस्था है। राज्य इस बात से जाना जाता है कि उसमें अधिकारों की क्या व्यवस्था है। व्यवस्था है मतलब जो वहां पे नागरिक रहते हैं, राज्य का अपने नागरिकों के प्रति उसने क्या अधिकार दिए हैं, क्या वहां पे जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हर एक स्टेट की अपने नागरिकों के प्रति, वो प्रॉपर रूप में वहां पे है या नहीं। तो इसलिए लॉस्की कहते हैं कि राज्य इस बात से जाना जाता है कि वहां पे जो अधिकार है, अधिकारों की क्या सुविधा है, अधिकारों की क्या व्यवस्था है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के महत्व को प्रकट करते हुए जी.एन. जोशी का कथन है। एक जी.एन. जोशी थे, एजुकेशनिस्ट थे, जो जी.एन. जोशी। तो जी.एन. जो जोशी थे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मौलिक अधिकार ही ऐसे साधन है, मौलिक अधिकार ही ऐसे साधन है जिनके द्वारा स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में सामाजिक, धार्मिक और नागरिक जीवन का, राजनीतिक जीवन का जो नागरिक है वो भरपूर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इन अधिकारों के बिना लोकतांत्रिक सिद्धांतों को जो लागू नहीं किया जा सकता और बहुमत की तानाशाही का भय रहता है जब तक हम मौलिक अधिकारों को लागू नहीं करते। क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत सारे हैं, जिसमें हमें समानता का अधिकार मिलता है, जिसमें हमें अवसरों की समानता मिलती है और हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, हमें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, हमें अपनी वोट डालने की जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार मिलता है। इसलिए जी.एन. जोशी कहते हैं कि जब तक मौलिक अधिकारों को हम, जब मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं कर पाते, तब तक क्या है, जो तानाशाही होती है, जो बहुमत की तानाशाही होती है, हमेशा उसी का डर रहता है। तो हमारा संविधान था जो कब लागू हुआ था, हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब क्या था, जो मौलिक अधिकार थे, जो फंडामेंटल राइट थे, टोटल कितने थे, 7 जो फंडामेंटल राइट थे। हमारे जो नागरिक है, जो हम नागरिक हैं, हमारे पास 7 जो फंडामेंटल राइट थे 1950 में। लेकिन फिर उसके बाद इसका संशोधन हुआ। जब 44वां संशोधन हुआ, वो कब हुआ, वो दिसंबर 1978 में 44वां संशोधन हुआ।
44वें संशोधन में क्या किया था, हमारे पास 7 की बजाय सिर्फ 6 जो मौलिक अधिकार है वो रह गए थे, हमारे पास सिर्फ 6 जो मौलिक अधिकार है वो रह गए। इसमें से क्या था, जो संपत्ति का अधिकार था, हमारे पास जो संपत्ति का अधिकार था, जो हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार में शामिल था। लेकिन जब 44वां संशोधन हुआ दिसंबर 1978 में, तो जो संपत्ति का अधिकार था वो इसमें से निकाल दिया गया, तो पीछे 6 अधिकार बच गए। जो संपत्ति का अधिकार था उसको किस में डाल दिया गया, उसको जो कानून का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार वो कानून के अधिकार में डाल दिया गया। तो उसके बाद हमारे पास 7 में से 6 अधिकार बच गए दिसंबर 1978 को। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि संविधान कब लागू हुआ था हमारा, 26 जनवरी 1950 को। उस टाइम हमारे पास कितने जो फंडामेंटल राइट थे, वो तो हमारे पास टोटल उस टाइम पे 7 जो फंडामेंटल राइट थे। लेकिन कि जो संविधान में उसमें काफी टाइम जो संशोधन होता रहता है, तो 1978 में, दिसंबर 1978 में 44वां संशोधन हुआ, जिसमें क्या किया, इस जो 7 फंडामेंटल राइट थे उसमें से एक अधिकार कम कर दिया, हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट बच गए। वो कौन सा अधिकार था जो फंडामेंटल राइट की सूची में से निकाल दिया, वो था संपत्ति का अधिकार, जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी का जो अधिकार था वो फंडामेंटल राइट से निकालकर कहाँ पे डाल दिया, वो इधर जो कानून का अधिकार है ना, वो कानून के अधिकार में उसमें ऐड कर दिया। तो हम बात करते हैं आगे कि जो अब भारतीयों के पास 6 अधिकार है, तो वो अपने 6 अधिकार ले सकते हैं। भारतीय नागरिक के 6 अधिकारों की हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकारों के 86वें संशोधन द्वारा, ये तो यहाँ पे इसका 44 संशोधन हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं कि एजुकेशन की, कि जब इसका 86वां संशोधन हुआ था, मई 2002 की बात करते हैं हम। 86वां संशोधन हुआ, वो कब हुआ था, वो हुआ था मई 2002 की बात है। मई 2000, इसमें क्या हुआ था, एक इसमें एजुकेशन को लेकर जो एक्ट था, एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या था कि जो शिक्षा का अधिकार था, क्योंकि आपको पता है जो शिक्षा का अधिकार है वो हर एक बच्चे के लिए है। 6 से 14 साल के जो बच्चे के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का वो प्रावधान है। तो इसको अधिकार को कब, किस अधिकार को, धारा 21A के अंतर्गत शामिल किया गया। 86वें संशोधन मई 2002 में जब हुआ था, तो उसमें शिक्षा का जो अधिकार था उसको शामिल किया गया था। वो धारा 21A के जरिए इसमें शामिल किया गया था, जो एजुकेशन का, जो शिक्षा का अधिकार था। संवैधानिक निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था करके सिर्फ नए एक लोकतंत्र को स्थापित किया गया है, बल्कि जो भारतीय नागरिकों की एक मांग थी उनको अधिकारों को लेकर, तो भारतीय नागरिकों के जो अधिकार थे उसकी मांग को भी पूरा किया गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है, तो वो क्या है, वो हमारे संविधान की अंतर आत्मा है। तो ये मौलिक अधिकार भारत ने अपने हर एक नागरिक के लिए, ये मौलिक अधिकार हर एक भारतीय नागरिक के लिए बने हुए हैं। समान रूप से हर एक भारतीय नागरिक को हक है अपने जो मौलिक अधिकार प्राप्त करने की, और प्रॉपर इसकी कानूनन जो प्रावधान है हर एक नागरिक के लिए वो प्रोवाइड किया गया है। आगे हम बात करते हैं जो आर्टिकल है, हम बात करेंगे आर्टिकल की बात करेंगे। आर्टिकल की बात करें अगर हम 12, 13, आर्टिकल नंबर 12, 13, 33, 34 और 35। आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 33, आर्टिकल नंबर 34, आर्टिकल नंबर 35, इनमें क्या है, मौलिक जो अधिकार है उसके संबंध में जो सामान्य प्रावधान है वो
दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12 की, तो आर्टिकल नंबर 12 में राज्य का अर्थ बताया गया है, स्टेट का मीनिंग बताया गया है, और इसमें केंद्रीय जो कार्यपालिका होती है, जो संसद, जो राज्य सरकारें और विधानमंडल, भारत भूमि और भारत सरकार के अधीन जितने भी स्थानीय और प्रशासनिक विभाग हैं वो सारे आर्टिकल नंबर 12 में जो राज्य का मीनिंग बताया गया उसके अंदर शामिल है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13 की, 1 की 13 की। 13 नंबर आर्टिकल में क्या कहा गया है, इसमें मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा समाप्त करने वाले कानूनों का निर्माण नहीं किया जा सकता। कि ये आर्टिकल जो बना है ये कानूनों को सीमित या समाप्त नहीं किया गया, इसके लिए जो मौलिक अधिकार है उसके संरक्षण के लिए क्या है, कानून बनाए गए हैं, जिसकी जानकारी हमें या जिसकी डिटेल हमें क्या है आर्टिकल नंबर जो 13 है उसके अंदर मिलती है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 33 की। जो 33 नंबर आर्टिकल है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें व्यवस्था की गई है कि सशस्त्र सेनाओं के जो मौलिक अधिकार है वो सीमित किए जा सकते हैं, उसमें कोई चेंज है वो किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं 34 की, आर्टिकल नंबर 34 की। 34 नंबर आर्टिकल में लिखा है कि संकटकालीन अवस्था में जब कोई विपरीत परिस्थिति हो जाती है, जब कोई बुरी परिस्थितियां आ जाती हैं, तो संकटकालीन जो भी परिस्थिति अगर कभी बनती है तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो परमानेंट ना होकर वो एक टेम्परेरी तौर में हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबंध है वो लगाया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर जो 35 है, आर्टिकल जो 35 है। अनुच्छेद 35 में क्या कहा गया है, उसमें व्यवस्था की गई है कि संसद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानूनों का जो निर्माण है वो कर सकती है, और इसके उल्लंघन की अवस्था में जो दंड का प्रावधान है वो दिया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं तो वो संविधान में हमारे भारतीय नागरिकों को इस जो मौलिक अधिकार है इसका प्रावधान दिया गया है। तो ये प्रेरित कहाँ से हुए थे, इसके जो तीसरे अध्याय में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, प्रावधान दिया गया, ये कहाँ से प्रभावित थे। एक तो यूएसए का संविधान, जो अमेरिका का संविधान था, एक तो उससे प्रभावित हुए थे। दूसरा जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी, उस घोषणा से प्रभावित होकर जो भारतीय नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज का जो प्रावधान है वो किया गया है। तो इसलिए क्या है, भारतीय नागरिकों को प्रावधान देने के पीछे जो वजह है वो अपने नागरिकों को संरक्षण के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। इसलिए जो फंडामेंटल राइट और जो ड्यूटीज हैं तो इसे क्या है, संविधान की से अंतरात्मा कहा जाता है, क्योंकि सारा संविधान है जो इन्हीं पे टिका हुआ है। इन्हीं जो हम आगे इनके प्रॉपर डिटेल में करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो उन्हीं पे जो है वो टिका हुआ है। तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। ये तो था कि कब कब उसमें संशोधन हुआ, जैसे स्टार्टिंग में 7 थे तो फिर 6 रह गए। तो अब हम बात करते हैं कि वो जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन कौन से हैं, उन फंडामेंटल राइट्स से हमें कौन कौन सी जो फैसिलिटी है वो मिली हुई है। तो हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट को, हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, कि सबको समान अधिकार है। तो वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं समानता का अधिकार। तो ये आर्टिकल नंबर कहां से है, आर्टिकल 14 to 18 में दिया गया है। सबसे पहले समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 to 18 है वो डिस्क्राइब किया गया है कि 14, 15, 16, 17, 18 जो ये 5 आर्टिकल हैं, इस 5 आर्टिकल में समानता की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की गई है, किस किस जो कैटेगरीज में है वो समानता के अवसर दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो
आता है कानून के समक्ष समानता। समानता के अंदर कहां पे आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कानून के समक्ष समानता। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, अनुच्छेद नंबर 14 में, आर्टिकल नंबर 14 में 14 में बताया गया है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष संविधान क्या समानता है, तो संविधान के अंदर जो 14वां जो अनुच्छेद लिखा हुआ है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के आधार पर जो भेदभाव है वो नहीं किया जाता है। तो कानून के समक्ष सभी व्यक्ति को जो समान है, कानून जो सबकी समान रूप से रक्षा करेगा। अगर हम बात करते हैं कि किसी अपराध को लेकर अगर किसी को दंड देना है तो उसमें क्या है, प्रावधान वो सभी के लिए एक जैसा है। किसी वहां पे धर्म या जाति या फिर विशेष भाषा बोलने वाले लोगों को किसी भी अपराध के लिए कोई छूट नहीं है। अगर चाहे वो किसी भी जाति से है, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस है, पिछड़े वर्ग से है, चाहे कोई अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन जो कानून है वो सबके लिए एक समान है। सबके लिए जो दंड का प्रावधान है वो एक जैसा है, सबके लिए जो धारा है वो सेम लागू होती है। इसलिए समानता के अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 और वो स्पेशली आर्टिकल नंबर 14 में है, हमें जो कानून के समक्ष समानता है। कानून हमें किसी भी रूप में बाध्य नहीं कर सकती किसी भी काम के लिए। तो कानून का जो काम है रक्षा करना, वो सभी की समान रूप से सुरक्षा प्रदान करना है। आगे हम बात करते हैं भेदभाव की मनाही। भेदभाव की मनाही, तो इसका आर्टिकल ये 15 नंबर आर्टिकल में बताया गया है। भेदभाव की मनाही, किसी को भी हम धर्म को लेकर टारगेट नहीं कर सकते, किसी की जात को लेकर हम उसको टारगेट नहीं कर सकते, किसी की भाषा को लेकर हम उसको टारगेट नहीं कर सकते। तो संविधान की धारा जो 15वीं है, जो आर्टिकल लिखा हुआ है 15, उसमें भेदभाव को जो समाप्त करना है, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के द्वारा ऐसे कानूनों का जो प्रावधान है वो किया जाए जिसमें भेदभाव ना हो। व्यक्ति की धर्म, जात, लिंग या फिर भाषा को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर इंसान को हक है कि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकता है। उसे पब्लिक प्लेस पर जाने की मनाही नहीं कर सकते उसकी जात के अकॉर्डिंग या फिर उसके धर्म के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें पब्लिक प्लेस जैसे सिनेमा हो गया, जैसे होटल हो गया, या फिर कोई पार्क वगैरह हो गया, अगर वो किसी बस में सफर कर रहा है या फिर वो ट्रेन में सफर कर रहा है, तो वहां पर उसकी धर्म, भाषा, जात कुछ नहीं देखी जाएगी। तो उसका हक है वहां पे जाना, उसका हक है सफर करने का। तो उसमें जो आर्टिकल नंबर 15 है उसमें इसी भेदभाव को लेकर जो कानून का जो प्रावधान है वो दिया गया है। आगे हम बात करते हैं अफसरों की समानता। जो अफसरों की समानता है वो आर्टिकल नंबर 16 में हमारे अफसरों की समानता की बात कही गई है। वो अफसर कहाँ कहाँ है, वो एजुकेशन को लेकर हो सकते हैं। अक्सर किसी बच्चे ने पढ़ना है तो उसको एजुकेशन लेने के सारे अवसर उसी तरीके से मिलने चाहिए जैसे दूसरे नागरिकों को मिलते हैं। तो वो एजुकेशन में कहीं पे भी एडमिशन ले सकता है, अपनी मर्जी की वो ट्रेड या अपनी मर्जी का वो एजुकेशन में कोर्स को चूज कर सकता है। क्योंकि 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था है, उसमें सभी बच्चे एक समान है। लेकिन फर्दर उसकी हायर एजुकेशन में वो अपनी मर्जी से अपनी एजुकेशन चूज कर सकता है, अपना मीडियम चूज कर सकता है, अपना स्कूल चूज कर सकता है। तो उसकी जाति या धर्म को लेकर वहां पे कोई भेदभाव नहीं है। कोई टीचर से ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चे को पढ़ाऊंगा, मैं एससी या फिर बीसी कैटेगरी के बच्चे को एजुकेशन नहीं दे सकता। तो आर्टिकल नंबर जो 16 है उसमें अफसरों की समानता का जो प्रावधान दिया गया है। जॉब वैकेंसीज के लिए जो सार्वजनिक पदों की नियुक्ति है उसके लिए क्या है, उसको जो समान अवसर है उसका
का जो प्रावधान है वो किया गया है। इस प्रकार का अपवाद यह है कि पदों की योग्यताओं का जो निर्धारण है वो किया जा सके। अपने से जो कमजोर हैं या पिछड़े वर्ग हैं उन्हें इन पदों के लिए कुछ विशेष जो छूट है वो भी प्रदान की जाए, उनको कुछ जो आरक्षण है वो भी दिया जाए। कोई भी धार्मिक या फिर राजनीतिक तौर पे कोई संस्था है जो अपने पदों को भरने के लिए विशेष संप्रदाय को जो प्राथमिकता है वो भी दे सकते हैं। इसमें राजनीति नहीं कर सकते कि किसी की सिफारिश से वही बंदा वहां पे जाकर जॉब कर सकता है या शिक्षा ले सकता है। इसलिए शिक्षा या फिर जो सार्वजनिक नियुक्ति होती है उसमें सभी लोगों को समानता के जो अवसर है वो मिलने चाहिए और मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं छुआछूत की समाप्ति की। ये आर्टिकल नंबर 17 में छुआछूत की जो समाप्ति है उसको लेकर प्रावधान किया गया है, ताकि जो लोग हैं वो अपनी जो जात पात का उनकी जो हमेशा एक डिस्टेंस बना के रखा जाता था, उनकी जाति को लेकर जो ताने कसे जाते थे, उनको जाति को रिगार्डिंग जो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। तो आर्टिकल नंबर जो 17 है उसमें इस बात का विशेष प्रावधान दिया गया है कि किसी की धर्म या जाति के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा, और अगर किसी के साथ जो इस प्रकार का भेदभाव है तो वो क्या है कि दंडनीय अपराध है, उसके लिए आपको सजा भी हो सकती है, उसके लिए आपको फाइन भी पे है वो करना पड़ सकता है। 1976 में जो 1955 के छुआछूत कानून को संशोधन करके इसमें जो कड़ाई की गई थी, वैसे तो ये 1955 में से ही जो कानून था छुआछूत की समाप्ति को बना हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद क्या था 1976 में इसी कानून में संशोधन किया गया था, इसी कानून को और ज्यादा जो कड़ा किया गया था, ताकि लोगों को जो छुआछूत की समाप्ति का जो प्रावधान है वो जल्दी मिल सके। इसलिए इसको दंडित करने के लिए अगर कोई छुआछूत जैसी जो प्रॉब्लम है वो फेस करता है, जब छुआछूत जो लोगों द्वारा भेदभाव किया जाता है तो उसे दंडित भी हो सकते हैं वो लोग। उसको दंडित करने के लिए क्या प्रावधान है दंड का, तो इसके लिए दंडित होने पर संसद या विधान चुनावों में 6 वर्ष तक का वो प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि 6 वर्षों तक वो विधानसभा का वो चुनाव है वो नहीं लड़ सकता। आगे हम बात करते हैं उपाधियों का अंत। ये क्या था, ये आर्टिकल नंबर आगे 18 में दिया हुआ है। 18 में प्रावधान किया गया था जिसमें आप उपाधियों का अंत की बात कही गई है। उपाधियों का अंत किस प्रकार से कि जो धारा थी वो 18 में उपाधियों को प्रदान करने पर रोक लगा दी गई थी। इसमें सेना, शिक्षा और राज्य द्वारा जो उपाधियां प्रदान की गई थी उसको इस कैटेगरी से अलग रखा गया था। यह भी प्रावधान रखा गया था कि सरकारी सेवा अथवा लाभ के पद पर जो व्यक्ति होगा उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो विदेशों से कोई उपाधि है वो नहीं ले सकता। अगर फॉरेन से कोई उपाधि उसको लेनी है, फॉरेन से कोई उपाधि मिलती है तो उसमें क्या उसकी राष्ट्रपति की जो परमिशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए जो ये उपाधियों का अंत था, जो ये आर्टिकल 18 बना था, उसके संबंध में एम.वी. पायली ने कुछ स्टेटमेंट दी थी। एम.वी. पायली ने स्टेटमेंट दी, तो वो स्टेटमेंट क्या है जो एम.वी. पायली ने दी थी, उसका कहना है कि यह सत्य है कि यह किसी के लिए किसी विशेषाधिकार की व्यवस्था नहीं करता, फिर भी यह महान मौलिक अधिकार है। भारतीय जनसंख्या के 6ठे भाग के लिए यह एक ऐसा दस्तावेज है जो उसे अपमान और बेइज्जती से स्वतंत्रता दिलाता है, क्योंकि जो बैकवर्ड जो पिछड़े हुए वर्ग हैं या जो शेड्यूल कास्ट या फिर ट्राइब्स हैं तो वो बहुत ही ज्यादा पिछड़ जाते हैं इस मामले में। अगर जो उपाधियों वाला जो आर्टिकल लिखा है ये ना लिखा हुआ तो इसने इसी बात के रिगार्डिंग कहा है कि ये किसी के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है, किसी को कोई खास जो दस्तावेज वो नहीं मिला, लेकिन कुछ एक ऐसा दस्तावेज है जिससे बहुत सारे वो जो लोग हैं उन्होंने बेइज्जती और जो अपमान से स्वतंत्रता है वो प्राप्त की है। तो जो हमारा जो टॉपिक एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट का, तो इसमें हमने अभी तक
एक ही जो राइट है, असमानता का जो अधिकार है फंडामेंटल राइट में, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जिसकी बात की गई है, तो हमारा एक जो अधिकार है समानता का अधिकार, हम उसी को कंप्लीट कर पाए हैं। जो नेक्स्ट बचे हैं हमारे, क्योंकि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो जो आगे 5 फंडामेंटल राइट बचे हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए हमारा इतना ही। नेक्स्ट जो हमारे मौलिक अधिकार बचे हम नेक्स्ट लेक्चर में वो कंप्लीट करेंगे।